हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। ठीक ना। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। पहले वीडियो में हमने आपको परावर्तन के बारे में बता दिया। ठीक ना। अब यहाँ पे अपवर्तन कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि अगर जो प्रकाश होता है एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक ना। कुछ घटनाएं यहाँ पर इस तरीके से होती हैं कि ये ग्लास है और ऊपर हवा है, एयर है। ठीक ना। और यहाँ से एक प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो अब ये इस बात पर निर्भर करती है कि माध्यम नीचे वाला कैसा है, ऊपर वाला। अर्थात अगर ऊपर वाला माध्यम विरल है, विरल का मतलब रेयर हो गया, और नीचे वाला माध्यम सघन, सघन का मतलब डेंस। ठीक ना। अब ये माध्यम हो गया विरल और सघन। तो जब विरल से वो सघन में जाता है तो अभिलंब जो इसका नॉर्मल होता है उसकी तरफ से झुक जाता है। ठीक है। तो ये किरण देखिए जाना चाहिए इसको इस मार्ग से, लेकिन झुक गई है यहाँ से। अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण है, इससे जो एंगल बनाई वो है स्मॉल आर। ठीक ना। इसका नाम होगा अपवर्तन कोण। ठीक ना, स्मॉल आर। अब यहाँ से ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये दोनों मिलकर जो कोण बनाए हैं उसका नाम है इंसिडेंट या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक ना। अब ये जो कोण है आपतन कोण है, इसे आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर यदि माध्यम को उल्टा कर दिया जाए, जैसे ऊपर वाला सघन हो नीचे वाला विरल हो, तो जब वो सघन से विरल में आता है, ठीक ना, तो अभिलंब की से दूर हट जाता है। जैसे यहाँ पर यहाँ से जाना चाहिए तो अभिलंब की तरफ झुक गया है। अब जब सघन से विरल में आएगा तो ये जो किरण है इससे दूर हट जाएगी। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो रिफ्रैक्शन का लॉ है उस चीज़ को समझ लेते हैं। अब देखिए अपवर्तन का जो नियम है ये कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं तीनों का जो पॉइंट है यहीं पर है, तीनों एक जगह पर मिले हुए हैं। ठीक ना। ये अपवर्तन का नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, उसकी ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब उसका भी साइन, ये दोनों का जो साइन ज्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो साइन आई बराबर में कितना मिलता है, एन साइन आर मिलता है, और ये एन बराबर में हो जाता है साइन आई बटा में साइन आर। ये आपका फार्मूला हो गया। इसे नाम देते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या नाम देते हैं, स्नेल का नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी इसी को कहते हैं, और ये माध्यम का अपवर्तनांक हो जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब ये है, अब ये जो सघन है ना, इसका मतलब क्या चीज़ है कि इसमें जो अणु होंगे इसके ज़्यादा पास पास होंगे। ठीक ना, इस कारण से ये सघन है। दूसरी चीज़ जो विरल है इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या चीज़ है, विरल है। तो अब ये इस बात का प्रतीक होता है। ठीक ना। जैसे मान लेते हैं यदि इसका जो अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है, तो जो यहाँ पर n आता है वो n होता है n2 बराबर में n1। अर्थात ठीक ना, अर्थात समझिएगा इसे ये भी लिखा जाता है 1n2 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक ना, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। और यहाँ पर जो अपवर्तनांक होता है इसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब तो आपको ये सापेक्ष अपवर्तनांक भी समझ में आ गया होगा। अब समझाते हैं आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। जैसे यदि जो प्रकाश होता है यदि निर्वात से आता है, ठीक ना, निर्वात कहने का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, ठीक ना, अगर वो निर्वात से प्रकाश आता है तब वहाँ पर उसका तो अपवर्तनांक एक होता है। ठीक ना। अर्थात समझिएगा जो n2 बराबर में हमने n1 लिख रहा था, ठीक ना, अर्थात 1n2, तो पहले माध्यम का ये अपवर्तनांक, तो जो निर्वात के सापेक्ष यदि जो अपवर्तनांक होता है उसे हम n2 लिखते हैं, जैसे दूसरा वाला माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक ना। तो ये जो अपवर्तनांक होता है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ हम ये लोग ये समझते हैं कि अब यहाँ पे जो प्रकाश की स्पीड है, जो इसकी गति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये विरल से सघन माध्यम में आ रही है, ठीक ना, तो अब सोचिए इसके जो अणु हैं थोड़ा दूर दूर हैं, और जब दूर दूर हैं तो इसमें प्रकाश को भरपूर जगह मिल रहा है। तब यहाँ पर जो इसमें मान लेते हैं जो इसका वेग है इसमें v1 है और इसमें वेग v2 हो जाता है। तो अब ये विरल है तो इसमें वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें वेग क्या होता है, जब सघन होगा तो इसमें वेग कम हो जाता है। ठीक ना। जो हमने स्नेल का नियम लिखा था साइन आई और अपान में साइन आर, साइन आर। ठीक है। अब समझिएगा ये n2 अपान में n1 था,
लेकिन जो यहाँ पर इस पहले वाले माध्यम में जो वेग था वो ज़्यादा था, ठीक ना। तो ये यहाँ पर v1 हो गया और दूसरा v2, क्योंकि जो I है वो पहले ही माध्यम में है, r जो दूसरा माध्यम में है तो वेग भी पहले माध्यम v1 लिखे और वेग जो दूसरे माध्यम वाला है उसे v2 लिखे। दूसरा चीज़ ये समझिएगा, यहाँ पे ये जो तरंग होती है तो तरंग आएगी या फिर ये एक वर्णी प्रकाश के लिए लागू होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक ना। दूसरा चीज़ ये है कि जब ये आएगी तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, ठीक ना। जैसे मान के चलिए कि अगर ये यहाँ से ऐसे तरंग दैर्घ्य है, ठीक ना, तो तरंग दैर्घ्य ये क्या होती है, यही लेंथ आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जब ये आपकी लेंथ तरंग दैर्घ्य कहलाती है तो यहाँ पर जब इसके अणु क्या चीज़ हैं, दूर दूर हैं, तो फिर यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक और अनुपात मिलता है वेवलेंथ n1 अपान में सॉरी λ1 अपान में λ2। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा।